नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनावों के लिए दूसरे दौर की वोटिंग निकट है। दूसरे दौर जहां जिन 89 सीटों पर मतदान होना है, उन सीटों को लेकर चुनाव का प्रचार आज थम गया है। पहले दौर में 102 सीटों के लिए उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद हो चुके हैं। और जैसा कि विश्लेषक या और जो जानकार हैं वो संभावनाएं जतला रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, बेपटरी एनडीए की ओर से, देश के प्रधान सेवक की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगा। जो संभावनाएं थी, कुछ उसी तरह से पूरा का पूरा जो चुनाव का प्रचार है, मुद्दों की जगह वो धर्म कर्म और जाति पाति पर आकर फिलहाल तो टिका हुआ है। और प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए दिन कुछ ना कुछ विषयों को बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहीं बात की जो मीट और मटन और मछली की बात हुई, फिर कहीं वो उसको ले गए मंगलसूत्र पे, और करते करते अब पूरे का पूरा जो कहीं वो आरक्षण पर ले आए हैं मसले को। जो भी कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को जिस तरीके से उन्होंने उठाया है, उसमें से वो जो मुस्लिम लीग निकाल के लाए हैं, तो अलग अलग तरीके से जो पहले दौर की वोटिंग रही है, और जब से वो वोटिंग का परसेंट गिरा है, क्योंकि वो बार बार अपने बीजेपी के जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है उनसे निरंतर अपील कर रहे थे कि इस बार प्रत्येक मतदान बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, लेकिन हश्र उल्टा हुआ है। पहले दौर में जमीन दरकती खिसकती दिखती है, और अब दूसरा जो दौर है या और बाकी चरण है, 7 चरणों में देश में चुनाव होना है। बढ़ जिस तरीके से चुनाव रहा है, इंडिया या कांग्रेस जो है वो बात मुद्दों पर ही कर रही है। राहुल गांधी वही मसले वही मुद्दे उठा रहे हैं जो देश जानना चाह रहा है, जिसका हिसाब केंद्र की सरकार से 10 साल की जो सत्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उससे मांग रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पूरे का पूरा चुनाव बेपटरी होता चला जा रहा है, और हर चीज वो आ रही है जो टिकी है धर्म कर्म के आसपास, जाति के आसपास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में थे, उसके पहले वो सरगुजा होके आए, छत्तीसगढ़ होके आए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में उनकी एक सभा हुई, और अंबिकापुर की सभा में वो नक्सलवाद पे भी बोले, आतंकवाद पर भी बोले। उन्होंने विपक्ष को बहुत आड़े हाथों लिया, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जबकि 10 साल से सत्ता में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है, आज जब वो मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश में भी वही बातें दोहराई कि आपका संपत्ति हड़प ली जाएगी, तैयार रहिए यदि कांग्रेस आ गई। फिर साथ साथ वो बार बार ये भी कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण छीन लिया जाएगा। जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही थी, अब उन्होंने उसको टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। संविधान बदलने की बात वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो संविधान बदल जाएगा। एक और तो बात करते हैं 400 पार की, दूसरी ओर वो कांग्रेस आ गई तो की बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भयभीत ज्यादा हो चले हैं प्रधानमंत्री जी, उनका दल, उनका कुनबा, और शायद इसीलिए पटरी छोड़ रहे हैं। चुनाव में जो मुद्दे हैं उनसे निरंतर भटक रहे हैं। तो जो हालात हैं, ये पूरे के पूरे चुनाव में ये साफ हो गया है कि ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी साफ तौर पर हो चुका है। यही शायद वजह है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ यदि सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो जो स्थितियां हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ खास पैनल में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल सिन्हा साहब, नावेद जी जुड़ गए हैं, संजीव चंदन साहब जुड़ गए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी जुड़ गई हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हमारा ये पैनल है, इसमें जो सम्मिलित लोग हैं सभी को हमारा जो दर्शक वर्ग है जानता है, पहचानता है, और वैकल्पिक मीडिया पर आपको निरंतर देखता है, चाहे नावेद चिको साहब हो, मीनू जैन जी हो, संजीव चंदन साहब हो, और चाहे वो अनिल सिन्हा साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत अनिल सर मैं आप ही से करूंगा कि ये पूरा का पूरा चुनाव अब धर्म और जाति पर केंद्रित कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से। क्या ये कोई भय है जिसमें साफ ऐसा कहीं उनको प्रतीत हो रहा है कि अब जमीन पूरी तरह से दरकने जा रही है? पहले दौर में 102 सीटों में जो वोट का ट्रेंड सामने आया है, जो उन्होंने उम्मीद की थी अपने स्वयं के कार्यकर्ताओं से, वो पूरी नहीं हो पाई, और जनता का मूड अलग है, शांत है जनता।
तो क्या आने वाले तूफान के पहले का कुछ सन्नाटा मोदी जी ने भांप लिया है? अनिल सर। देखिए क्या हुआ है, कोशिश उन्होंने की है, लगातार कर रहे हैं, मतलब लंबे समय से। वो तो हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है जो 24/7 चुनाव के मोड में रहते हैं। तो ये हम नहीं कर सकते कि इस समय में उन्होंने शुरू किया चुनाव के लिए, टेम्पो बनाया, उस समय में वो लगातार रहते हैं। पिछले दिनों 2-3 चीजों को देखना चाहिए कि जैसे अयोध्या का है, अब आपने देखा होगा कि पूरा चैनल, हर एक सोसाइटीज, गांव-गांव, अब ये कोई मतलब चूंकि हिंदुस्तान में अब उसका रिवाज ही खत्म हो गया कि लोग पहले पत्रकारिता में भी पता करते थे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन झंडे बनवा रहा है। अब आप ऐसी स्टोरी नहीं देखेंगे। हम लोग के समय में पहली एक सॉफ्ट स्टोरीज मानी जाती थी जो सब, उसमें ये था कि झंडे क्या आ रहे हैं, कहाँ से छप के आ रहा है मैनिफेस्टो। तो उसी तरह से अब और भी कोई भी अगर है तो उसके बैकग्राउंड में झांकने की कोशिश होती थी। तो आप देखेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के रामनवमी तक और वो पूरा चालू रहा। इस बीच में उन्होंने उद्घाटन भी ढेर सारे किए, यहाँ एयरपोर्ट, वहाँ बंदरगाह, वहाँ रोड, वहाँ वंदे भारत, वो भी चालू रहा। तो लगातार ये कैंपेनिंग हुआ, लेकिन जो जिसको कहते हैं कि जनता में उत्साह पैदा करना, वो नहीं हो पाया। और उसका उसका अगर उसको देखना हो, जांच करना हो कि ये कौन, मतलब कैसे जांचें, तो जो वोटिंग परसेंटेज है उनके इलाके में, मतलब जो उनका बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है या जो उनका गढ़ माना जाने वाला स्टेट है या जहां उन्होंने ज़्यादा सीटें जीती है, वहां भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। इसका मतलब कि जो मतलब राम मंदिर के नाम पे और ये बाकी जो मतलब रामनवमी और ये सब में जो उन्होंने कोशिश की थी पोलराइज करने की, वो उनकी विफल रही कोशिश, ये आप कह सकते हैं एक सीमा तक। अब आगे का जो मामला है, देखिए 2-3 चीजें कांग्रेस ने काफी, जो एंटाइटलमेंट है वो तो पहले से भी उन्होंने, जैसे राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, मनरेगा है, ये सारे कई चीज तो पहले से भी उन्होंने किए थे। लेकिन इस बार जो जुड़ गया है वो है जाति जनगणना का मामला। और जाति जनगणना का मामला पहली बार कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की ताकतों को समझने की कोशिश की है और उनके मुद्दे को लाया अपने पास। वो लंबे समय से पिछड़ों का एक बड़ा तबका जो कि अपने को समझ रहा था कि आरक्षण के बाद भी जिनकी तरक्की वैसी नहीं हुई है और उनको भागीदारी का नहीं मिला, वो तबका खासकर वो इसके लिए था कि जाति जनगणना हो और जो भागीदारी है उसका दायरा बढ़ना चाहिए, उनको जितना प्रतिशत है उस हिसाब से उनकी भागीदारी नहीं है, उसको मिलना चाहिए। तो ये जो एडॉप्ट कर लिया, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बीजेपी के सामने आ गया, क्योंकि बीजेपी दाएं बाएं वो ये करेगी कि राजभर को उठा लिया, मौर्या को उठा लिया, कहीं किसी अन्य जाति को उठा लिए, कोई उन्होंने एससी का ये भी कर दिया, प्रधानमंत्री भी बना दिया, आदिवासी राष्ट्रपति बना दिए। लेकिन जो समाज है जिसमें कि मतलब मीडिया है, कंपनियां हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, अस्पताल है, शिक्षा के क्षेत्र है, यूनिवर्सिटीज है, उसमें भागीदारी के मामले में उसका मामला दूसरा था। ये है कि कुछ पिकअप किया, कुछ को दिखाने के लिए आप कह सकते हैं कि इनको शो बॉय जिसको अनिल सर, मैं कहते हैं। माफी चाहता हूँ, आपको टोक रहा हूँ बीच में। वो जो जो चीजें वो कर रहे हैं, देश को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये यदि आ गए तो आपका आरक्षण छिन जाने वाला है, आपकी संपत्ति पर डाका पड़ने वाला है, जो इस तरीके का जो दुष्प्रचार ब्लेम कर रही है कांग्रेस, कह रही है कि हमने तो दूर दूर तक इस तरह की बातें ही नहीं की है। तो ये सब इसको कैसे देखिएगा? ये इनके ये मकसद है जो हम बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस पिच पर खेल रहे हैं उससे इतर पिच पर वो जा रहे हैं, लेकिन सफलता शायद राहुल गांधी को ज्यादा मिल रही, पब्लिक में रिस्पांस उनकी बातों का ज्यादा हो रहा है बनस्पत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसको कैसे देखिएगा जो ये एक प्रचारित किया जा रहा है कि आपका सब छिन जाने वाला, इस पे आपकी टिप्पणी? अभी देखिए क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ले लिया है। अब जो बेरोजगारी है, महंगाई है,
ये सारे इश्यूज पर उनको बोलना सब, मतलब उसमें तो उसको उन्होंने, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन ने उनको पीछे ढकेल दिया, जी या भागीदारी का ही सवाल है। तो ये जो मुद्दे आ गए, तो ये जो राम मंदिर वाला, आप सोचिए ना कि ये अभी उनको याद आ रहा है कि कांग्रेस सब छीनने जा रही है। लेकिन वो जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो वो क्या कह रहे थे कि इनको राम मंदिर के लिए बुलाया और ये आए नहीं। ये मुद्दा कम 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 1.5 महीने 2 महीने चलाया इसी को, पूरा सब अखबारों ने, मीडिया ने और उन्होंने। और अब वो बोलने लगे क्या कि ये आपका मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं कह रहे हैं। और वो कोई अभी इस डेमोक्रेटिक मुल्क में उस तरह की बात कभी, मतलब कोई वो उसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है कि छीन इससे छीन के उसको दे दे। ये कोई विश्वास करने वाला है? 70 साल तक से ये देश, मतलब 75 साल हो गए ये आजादी के, और उसके बाद कांग्रेस इतने साल रही सरकार में, अभी भी कई जगह सरकार में, ये कौन उनको मानने वाला है? असल में है क्या कि वो जो चैलेंज फेंका है, अब वो जैसे बोल रहे हैं ना कि भाई बेरोजगारों को अप्रेंटिसशिप देंगे, 1 लाख रुपया साल में देंगे। वो बोल रहे हैं 30 लाख नौकरियां देंगे, तो सरकारी नौकरी देंगे। अब ये कोई भी जो समझदार है उसको तो ये समझ में आएगा ना कि इस नौकरी, अगर सरकार की नौकरी मिलेगी, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया, जहां सरकारी नौकरी थी भी उसको भी खत्म कर दिया, उसमें आरक्षण भी होगा, उसमें सब होगा, तो निश्चित तौर पर लोगों का पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी बढ़ेगी। दूसरा, किसानों के बारे में साफ साफ बता रहे हैं कि कर्ज भी माफ करेंगे, और भी कई उन्होंने जो किया, एमएसपी देंगे डायरेक्ट। ये एमएसपी के बारे में साफ नहीं बोल रहे। ये सारे मुद्दे आ जाने के बाद अब इसको डिस्टॉर्शन, और जहां तक डिस्टॉर्शन का सवाल है ना, उसमें आरएसएस बहुत पुराने समय से इसका मतलब मास्टर है। इसीलिए उसको वो जानता है, उस संगठन में ये ट्रेनिंग ही दी जाती है। अब जैसे ये जो इतिहास के बारे में अब जो आप जो सुनते हैं, ताजमहल जो है वो जयसिंह का महल था, और ये सब किस्से, ये आप किस्से कहानी आप सुनते रहिए। नेहरू जी का कपड़ा पेरिस से धुल के आता था, ये सब तो इनके ही किए हुए हैं ना। उसका तो अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है करोड़ों का, कल आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ध्रुव राठी ने इस पर एक बढ़िया बनाया है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर उसने एक बहुत बढ़िया वीडियो डाला है, और उसको कहा कि इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए। ये जो झूठ की यूनिवर्सिटी चल रही है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं। ये जो मंगलसूत्र वाला मामला आया है, इसमें हमको लग रहा है लेकिन फंस गए वो। अब ये बात कौन यकीन करने वाला है कि मंगलसूत्र ले जाकर के, लेकिन वो असल में चाहते हैं पोलराइजेशन। वो ये बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र ये छीनेंगे और दे देंगे घुसपैठिया, और जो ये क्या कहते हैं बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। एक जी तो जी पोलराइजेशन के लिए ये सारा अटेम्प्ट जो है ना, आज भी जो उन्होंने भाषण किया है उसमें जो सागर में, वो उसी को एक्सटेंड किया है कि कांग्रेस तो उनको रिजर्वेशन दे रही थी मुसलमानों को, तो SC ST का रिजर्वेशन काट रही थी। क्योंकि ये जो संविधान वाला मामला आया है ना कि 400 पार, और आज तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम इसलिए 400 पार चाहते हैं कि आपके आरक्षण की रक्षा करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप संविधान के बारे में आपका है प्लान कि आप संविधान में रखे रहना चाहते हैं। तो वो जो है ये मुद्दा नीचे तक गया है, लोगों को ये डर सताने लगा है। क्योंकि आप किसानों के कानून देखेंगे या और बहुत सारे ऐसा कानून में परिवर्तन है जिससे लोगों को ये डर, नीचे के तबके के या बाकी लोगों को, जिनको कि संविधान ही सबसे बड़ा एक ऐसा मतलब जिसको आप कहेंगे कि वो है उनके हाथ में, जो उनको अधिकारों की गारंटी देता है। तो वो गारंटी ये मोदी की गारंटी नहीं है ना, वो तो संविधान की गारंटी है। तो वो नीचे तक गया, हमको लग रहा है उसका असर भी हो रहा है। क्योंकि जो छोटे छोटे संगठन है वो सब बता रहे हैं लोगों को कि भाई ये संविधान बदलना चाहते हैं। तो सिर्फ इसमें पॉलिटिकल पार्टी और इंडिया गठबंधन शामिल नहीं है, जो दलितों के और जो पिछड़ों के और ये जो काम करने वाले संगठन है वो भी इस पर डिबेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंज आया है। इस चैलेंज को ये पोलराइजेशन से हिंदू मुस्लिम करके चाहते हैं, उसी ओर धकेलना चाहते हैं। मुझको लग रहा है कि इसका रिस्पांस आ नहीं रहा है। आगे अभी अब देखिए कि अब 26 के चुनाव के बाद उसका अंदाजा होगा कि ये जो अभी जो कोशिश 2-3 दिन में की है उन्होंने, उसका कुछ नतीजा आया है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कुछ नतीजा आता है। मीनू जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप महिला भी हैं, आप देख रही हैं सारी चीजें। मैं विश्लेषक तो है ही हैं, आप बहुत शानदार तरीके से आप उसको विश्लेषण करती हैं। इस बीच साथ में
हमारे एक सहयोगी और जुड़ गए हैं, मुंबई से जुड़े हैं आप, श्री धनंजय जी, आपका बहुत स्वागत है धनंजय कुमार साहब। तो मेरी जी, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था, आज प्रियंका गांधी ने उसको बड़ा अच्छे से डिफेंड किया। उन्होंने कहा है कि अब तो पराकाष्ठा हो गई है, जो एक बार बार हम बात करते हैं कि आप झूठ कितना परोसिएगा, कब तक परोसिएगा और कितना चलेगा। और उन्होंने बहुत उसको डिफाइन किया है कि कैसे कोई मंगलसूत्र छीन सकता है, कैसे किसी के घर में एक्सरे की बात उन्होंने जो कर रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद भी, उस पर कहीं परिहास भी हो रहा है कि दीवारों का एक्सरे हो जाएगा, आपकी फसल के भीतर रखे डिब्बों को एक्सरे कर लिया जाएगा। बड़ा अजीबोगरीब उनके तर्क हैं जो लोगों के देश के समझ में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कहा है, बताया भी उन्होंने कि उनकी माँ का तो मंगलसूत्र गया ही गया, उन्होंने अपने पतिदेव को खोया, देश के खातिर वो शहीद हुए, मारे गए। इंदिरा जी के साथ हुआ, इंदिरा जी का उन्होंने 1962 का उल्लेख भी किया कि उस वक्त उन्होंने सबसे पहली महिला थी जिन्होंने अपना सोना निकाल के दे दिया था देश के लिए। तो ये जो प्रचार है, कैसे आप इसको, क्या ये चल पाएगा जो मोदी जी जिस कोशिश में है कि इसको पोलराइज किया जाए? दोनों नजरिए से आप महिला के नाते भी इस पे जरूर टिप्पणी कीजिएगा। मीनू जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं 2 दिन से हर चैनल पे कर रही हूँ इस बारे में टिप्पणी, और मेरी बड़ी कठोर टिप्पणी है इस बारे में। मेरा मोदी जी से ये कहना है कि मोदी जी पहले खुद बताएं, मोदी जी सबसे बड़े अपराधी है मंगलसूत्र छीनने के। वो जसोदा बहन का मंगलसूत्र लूट के भागे थे। आपने उस स्त्री की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ना केवल मंगलसूत्र लूट के भागे आप उसका, और आपने उसकी सूद तक नहीं ली, और आज भी आपको नहीं पता है कि किस हाल में है वो स्त्री। आपकी पत्नी है वो, ना आपने उसको तलाक दिया और ना वो विवाहिता की श्रेणी में है। आप उस औरत की त्रासदी देखिए। संजीव जी, आज से 40 साल पहले की तो ये घटना कम से कम है, जब मोदी जी छोड़ के भागे अपनी पत्नी को। बिल्कुल 16-17 साल की उम्र बताई जाती है उनकी। और उस जमाने में अगर वो स्त्री इस तरह से पति के द्वारा छोड़े जाने पे और अपने घर वापस गई होगी, उसने कितनी प्रताड़ना समाज की सही होगी। आज भी अगर लड़की इस तरीके से घर आ जाए तो आज भी लोग लांछन लगाते हैं, प्रताड़ित करते हैं। आज भी समाज हालांकि काफी आगे बढ़ गया है इस मामले में, लेकिन फिर भी जीना दुभर कर देते हैं ऐसी लड़की का। तो उस जमाने में उस लड़की ने क्या प्रताड़ना सही होगी, और आज वो इनको जब टीवी पे देखती होगी तो किस पीड़ा से गुजरती होगी रोज वो स्त्री। मेरी बड़ी सहानुभूति है उसके साथ, मैं बिल्कुल सहानुभूति है उस महिला के साथ। आपको है आदत लूटने की मंगलसूत्र, आपको पता है कि कैसे लूटा जाता है मंगलसूत्र, इसलिए आपने उस बात का आपने उसमें जिक्र किया, आपके जहन में है कि आप लूट के भागे थे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र। अरे भाई, आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र से चिढ़ लग रही है, तिलमिलाए हुए है, तो आप खींच उतार क्यों रहे हैं? आप अपनी उपलब्धि बताइए ना। आप मंगलसूत्र पे ले गए बात। और प्रियंका गांधी की जो बात प्रियंका गांधी ने कही है कि मेरी माँ का मंगलसूत्र तो देश पे कुर्बान हो गया, तो अगर मोदी जी की आंख में पानी बाकी है ना, अभी उनकी आंख का पानी अभी सूखा नहीं है, तो आज के बाद बोले ना इस बारे में, चुप हो जाए और माफी मांगे कि गलत बोल गया मैं, मुझे इस अति तक नहीं जाना चाहिए था। बहुत सारे तरीके हैं कहने के बात को, आप और भी तरीके से कह सकते थे। आपने ऐसी बात छेड़ी कि मतलब महिलाएं उद्वेलित हो जाएं, और जिसमें कि खुद पहले मतलब जिसको कहते हैं छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोल रही है, जिसमें 70 छेद, जो खुद लूट के भागा हुआ है अपनी पत्नी का मंगलसूत्र, वो कांग्रेस को ब्लेम कर रहा है, कांग्रेस के नेताओं को, कि वो आपका मंगलसूत्र लूट लेंगे। आपसे ही सीखनी पड़ेगी ट्रिक, अगर लूटना भी होगा किसी को तो, कि कैसे लूटा जाता है औरतों का मंगलसूत्र। तो ये चीज इतनी गलत तरीके से, और उन्होंने साफ मंगलसूत्र क्योंकि हिंदू औरतें पहनती है, मुसलमान औरतें तो पहनती नहीं है, तो उसमें साफ साफ बता दिया कि हिंदू औरतों का मंगलसूत्र लूट के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। भाई कैसे दे दिया जाएगा और कौन दे देगा, और होता कितना है उस मंगलसूत्र में जो लूट के दे दिया जाएगा? उसमें सोना होता ही कितना है? जो आम औरतें पहनती है उसमें बहुत नाम मात्र का सोना होता है, बाकी तो काले मोतियों की माला होती है, वो पोत बोलते हैं जो उसको, बारीक मोतियों की, उसमें हल्का फुल्का सोना होता है। तो अब कितना सोना उसमें से निकलेगा? और विवाहिताओं में से भी संजीव श्रीवास्तव जी, ये दक्षिण भारत और थोड़ा महाराष्ट्र से लगते हुए इलाके, और महाराष्ट्र में ज्यादा प्रचलन है इसका। नॉर्थ इंडिया में तो अब आया है, ये सीरियल वगैरह देख देख के लोगों ने मंगलसूत्र पहनना शुरू किया। यहाँ आप भी आम घरों में आपको मिलेगा नहीं मंगलसूत्र ना। नॉर्थ इंडिया के अधिकतर जगहों पे कोई विवाहित स्त्री होने की निशानी नहीं है ये, लेकिन आपने क्योंकि आप लूट के भागे हुए, इसलिए आपको पता है कि क्या है इसका महत्व। तो आपने जो, और प्रियंका गांधी ने
सही जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने भुगता है। अगर आप इमोशनल बात कहेंगे तो इमोशनल ही जवाब दिया उन्होंने, और बहुत सही जवाब दिया। और मोदी जी को अब बाज आना चाहिए ये इस तरह की भाषाएं बोलने से, उनके पास और शब्द नहीं रहे थे। और लूट के भागने की बात कहां से निकाल लाए। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस को इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए एज ए पार्टी, कि भाई हमारी मैनिफेस्टो में वो लाइन दिखाइए जहां ये मंगलसूत्र लूटने की बात हो रही है, कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा महिलाओं से। इनको बोलने पे कोई रोक ही नहीं है। बैठे हैं नहीं, चुनाव आयोग बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि धृतराष्ट्र की भूमिका में चुनाव आयोग आ गया है। मेरे जी, मैं अगले दौर में आपके पास लौटता हूं, मैं नावेद सर के पास जाऊंगा। नावेद, पूरा का पूरा फोकस जो चुनाव है हिंदू और मुस्लिम पर लाकर खड़ा कर दिया गया है प्रधानमंत्री जी की ओर से या उनके दल की ओर से। हमने बिहार में भी वो वक्तव्य देखा था, जो केंद्रीय मंत्री उनकी दल में रहे हैं, जो वो भी उसी तरीके की बात करते हैं, हमें नहीं चाहिए मुस्लिमों का वोट, हार जाना पसंद करेंगे। बड़े ऐसे गिरिराज सिंह जी का जो बयान था, और हर तरफ ऐसी गूंज हुई। क्या रिएक्शन है, आप क्या पाते हैं जो मुस्लिमों में, क्या रिएक्शन, और साथ साथ जो ओवरऑल ये कोशिश कर रहे हैं पोलराइजेशन और देश में एक अलग तरह की जो दीवार खड़े करने का प्रयास है, जो और ज्यादा बढ़ रहा है, पहले से करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है पहले भी, तो इसको कैसे देखिएगा, कैसे इसको आप विश्लेषण करिएगा नावेद सर? देखिए, फर्स्ट फेज का जब चुनाव हुआ है, इससे पहले की मैं बात पहले कर लूं। फर्स्ट फेज के चुनाव से पहले मेरा जैसा बेहद आम इंसान और प्रधानमंत्री जैसे बेहद खास इंसान ये मान के चल रहे थे कि ये चुनाव एक तरफा है, बीजेपी जीतने जा रही है प्रचंड बहुमत से, विपक्ष बहुत कमजोर है, वो सामने चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। ये हिंदू मुसलमान के ऊपर है, ये उन बातों पर है जिसमें कहा जाता है कि विदेशों में डंका पिट रहा है और देश बहुत आगे बढ़ गया है। ये राम मंदिर के ऊपर चुनाव है, ये हिंदुत्व के ऊपर चुनाव है, ये योगी के बुलडोजर मॉडल के ऊपर है, ये हिंदू जनमानस में की जो एक भावना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तभी हमारे घर की बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी, कोई और सरकार आ जाएगी तो हम असुरक्षित हो जाएंगे। इस तरह की जो एक फीलिंग है, इस तरह का जो एक माहौल है, इस तरह का जो एक परसेप्शन है, इसके ऊपर चुनाव है। विपक्ष सही तरीके से एकजुट भी नहीं हो पाया जिस तरह की उम्मीद थी, जिस तरह नीतीश कुमार, यहाँ पर जयंत चौधरी, तमाम लोग बिखर गए और एनडीए के साथ चले गए। ये फर्स्ट फेज से पहले की बात में मैं कह रहा हूं, एक सप्ताह पहले की बात। मैं फिर यही दोहरा रहा हूं कि मेरा जैसा आम इंसान ये मान रहा था कि ये एक तरफा चुनाव है यहाँ पर, खासतौर से यूपी, और मैं भी मान रहा था कि अगर 80 की 80 सीटें ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो 80 नहीं तो 70 तो जीत ही जाएंगे। अगर ये 400 पार की बात कर रहे हैं तो 350 तो ये निकाल ही ले जाएंगे। ये मेरा जैसा बहुत नासमझ और आम इंसान ये मान के चल रहा था। और देश की सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री जैसा बेहद खास इंसान भी ये मान के चल रहे थे कि हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो वो ये कह रहे हैं, उनका नारा है कि 400 पार, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। यानी 400 पार का मतलब क्या है? अन्य विपक्षी दल तमाम है, कुछ ना कुछ तो हासिल करेंगे। यानी उनका आकलन रहा कि कांग्रेस 50 के आसपास सीटों में सिमट जाएगी। यही तो कह रहे थे भाजपा, यही तो कह रहे हैं। जब वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस 50 के आसपास सिमट जाएगी और हम 400 पार आने जा रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जितने भी भाषण दिए उसमें कहा कांग्रेस सरकार बना लेगी तो ये कर लेगी, ये हो जाएगा। कांग्रेस सरकार बना लेगी तो हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छिन जाएंगे, कांग्रेस सरकार बना लेगी तो सब कुछ संसाधन जो है वो मुसलमानों को या अन्य लोगों को मिल जाएंगे, हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई जो है वो असुरक्षित हो जाएंगे। ये उनका कंटेंट बयानों का। यानी वो खास इंसान प्रधानमंत्री और वो आम इंसान यानी मैं फर्स्ट फेज से पहले ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी सरकार बना रही है, कांग्रेस कहां है मुकाबले में, कांग्रेस की क्या हैसियत। तो प्रधानमंत्री खुद कहने लगे कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। यानी जिस कांग्रेस को आप फर्स्ट फेज से पहले कह रहे थे कि वो कहीं है ही नहीं, हम 400 पार करने जा रहे हैं, तमाम दल हैं, कांग्रेस 50 के आसपास में सिमट जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहने लगे
कि कांग्रेस बनाने जा रही है या बना लेगी और सब कुछ छीन जाएगा आपसे, सब कुछ एक धर्म विशेष के लोग ही उसका लाभ उठाएंगे। और उन्होंने दलीलें दी, पुराने बयानों को किस तरह से पेश किया, क्या क्या, उसको कहने की जरूरत नहीं है। यानी मैं यही बात कह रहा हूं, मेरे जैसे तमाम लोग ये मान के चल रहे थे, बल्कि आप जैसे बड़े बड़े पत्रकार और विश्लेषक भी ये बात कई ऐसा मान के चल रहे थे कि बीजेपी मजबूती से लड़ रही है और बड़ा मुश्किल है विपक्ष का बीजेपी को टक्कर देना, खासतौर से यूपी में। लेकिन फर्स्ट फेज के बाद हम सबके अनुमान धरे के धरे रह गए। कारण क्या है कि जब हम मान रहे थे कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश से ध्रुवीकरण शुरू होता है, उत्तर प्रदेश से हिंदुत्व की लहर पूरे देश में फैलती है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है, इस बात में कोई शक नहीं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जैसा कार्यक्रम बहुत बड़े लेवल पे हुआ है और उसका प्रचार प्रसार भावनात्मक तौर से जन जन तक के दिलो दिमाग में इस बात को पहुंचाना कि 500 साल का इंतजार खत्म हुआ और बड़ी भव्यता से राम मंदिर, बहुत दिव्य और भव्य मंदिर बना है। हिंदू भाई बहनों की भावनाओं का जो है कहीं ना कहीं भावनात्मक होना एक स्वाभाविक बात। प्रभु राम सबके आराध्य हैं और उनकी मंदिर का इंतजार था। और ये बात भी सही है कि लंबी लड़ाई थी, न्यायालय का फैसला आया, उसमें किसी पार्टी का मतलब नहीं है। लेकिन ये सच है कि भाजपा ने आंदोलन किया था, ये सच है कि ट्रस्ट ने मंदिर बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी हम नावेद सर इसकी बात करें, जो ताजा जिस पे मसले पर है कि वो जो पूरा जो पोलराइजेशन का प्रयास अभी हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी वर्सेस मोदी। मैं उसी पे आ रहा हूं। पहले ये माना जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम का माहौल है, मोदी लहर है, विकास की धारा बह रही है, राष्ट्रवाद उफान पर है, डंका पिट रहा है पूरे देश में कि भारत सबसे आगे चला गया, विश्व गुरु हो गया, हिंदुत्व की लहर है, राम मंदिर का जोर है और हिंदू मुस्लिम पर ही चुनाव होगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता तो कम से कम 70% से ज्यादा वोट पड़ता। आप रिकॉर्ड देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं तब तब वोट प्रतिशत बढ़ा है। और यूपी में देखिए, आगाज जो होता है, जो शुरुआत होती है, जो श्री गणेश होता है, जो शुभारंभ होता है, उसमें ज्यादा उत्साह होता है। यानी जब हम स्कूल कॉलेज पहले दिन जाते हैं तो ज्यादा उत्साही होते हैं। जब नौकरी का पहला दिन होता है तो पहले दिन वोट अगर कम पड़ गया तो इसका मतलब ना राष्ट्रवाद है, ना मंदिर है, ना राम है, ना भावनाएं हैं, ना मोदी लहर है, ना हिंदुत्व की लहर है। ये सामान्य चुनाव रहा है और इसमें किसी को लेकर दीवानगी नहीं है, बल्कि नजर आया ये जाति का चुनाव की तरफ पलट गया। विपरीत जो हम मान के चल रहे थे उसके विपरीत ये संकेत मिले। और हाँ, अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। ये संकेत मिलने के बाद मेरे जैसे आम इंसानों को ये पता चला कि हम गलत सोच रहे थे और प्रधानमंत्री जी को भी ये पता चला कि हम गलत फहमी में थे कि 400 पार करने जा रहे हैं। हम गलत फहमी में थे कि कांग्रेस 50 में सिमटे जा रही है। हम गलत फहमी में थे कि इंडिया गठबंधन तो एक ही नहीं हो पाया, लड़ेंगे क्या। लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट फेज में देखा कि हमारा वोटर भी नहीं निकल रहा है, कोई लहर नहीं है हमारा चेहरा नहीं चल रहा है, जाति और कैंडिडेट के ऊपर सिर्फ वोट पड़ रहे हैं, हमारे अपर कास्ट के लोग भी नाराज हो गए, पंचायतें करके अलग अलग जातियों के लोग बट गए हैं, तो साहब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात कहीं ना कहीं जो है वो जो एकजुटता थी उसमें कहीं हमें दरार नजर आ रही। तब उन्होंने इस बात को महसूस करते हुए एक बार फिर जोर लगा दिया कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसका एक माहौल सेट कर दें। और उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया तो शायद उनको नहीं बोलना चाहिए थे। इसी बात को दूसरे लहजे में भी कह सकते थे, वो ध्रुवीकरण करते। कोई भी राजनीतिक दल है उसको हक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हर आदमी अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। कोई राजनीतिक दल दूध का धुला नहीं है, वो नहीं देखता कि समाज में इसका क्या असर पड़ेगा, देश को फायदा होगा या नुकसान होगा। ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेता ये सोचते हैं कि किसमें हमें फायदा होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इतिहास गवाह है कि जब ध्रुवीकरण होता है और 80 और 20 की लड़ाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। उस बात के मद्देनजर
प्रधानमंत्री जी को लगा कि अब हमें खुल के सामने आ जाना चाहिए है। हम गलतफहमी में थे कि हम विकास की बात और ये आपका जनधन की बात और ये जो है लाभार्थी तबके की बात और ये कह करके 2 ही 3 जातियां हैं, एक किसान है, एक रोजगार है, एक युवा है, एक महिला है। लेकिन अब उनको लगने लगा कि हमें अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ेगा और हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कड़े शब्द भी इस्तेमाल कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें अब लग रहा है कि अब हम 400 पार तो दूर 272 के आसपास जाने में भी दिक्कत हो सकती है अगर फर्स्ट फेज की तरह चुनाव वोट पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम वोट, लेकिन ये तो आपको या किसी को भी मानना पड़ेगा कि वोट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नावेद सर, मैं समझ गया आपकी बात। नावेद सर समझ गया बिल्कुल आप जो कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैं दोबारा भी आपके स्लॉट कराऊंगा। मैं जाऊंगा संजीव चंदन साहब के जाऊंगा। संजीव सर, जो नावेद सर ने भी कहने की कोशिश की या बताया कि अब ध्रुवीकरण ही एकमात्र सहारा था, जात पात धर्म इसके बिना नैया पार होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या आप इस बार देखते हैं कि इस बार ये कार्ड चल सकता है या चल पाएगा? ये जो जिस तरीके से मोदी जी ने शुरुआत की है, उनके दल ने शुरुआत की है, नैया पार करा देगा, 272 तक पहुंचा पाएगा? क्या आपकी राय है संजीव सर? सर, लालू जी ने इस पार्टी के लिए एक बड़ा अच्छा टर्म दिया है, कनफुकवा पार्टी, और उनके साथ एक कनफुकवा संगठन भी है। तो ये वाला मुद्दा इस लिहाज से बहुत मारक क्षमता तो जरूर रखता है, क्योंकि ये घर घर में कान कान में पहुंचा देंगे कि आपका गहना ले लिया जाएगा जब कांग्रेस आएगी तो। और इसीलिए इन्होंने ऐसा नहीं कि एक बार भूल चूक से कुछ बात कह दी, इसी बात को अब ये रिपीट कर रहे हैं और तमाम जगहों से लोग बात कर रहे हैं। ये कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि इनको ये सब तो लग गया था जो नावेद सर ने कहा ही कि बात अब राम से बात नहीं बनेगी, अफवाह से बात बनेगी जी। तो ये अफवाह के मास्टर पुराने इतिहास के दौर से। लेकिन देखिए, जहां ये बात लेकर जा रहे हैं, जिस नेहरू गांधी फैमिली पर पहले ये बात करते हैं, तो वहां तो मोतीलाल नेहरू जैसा एक उस समय का सबसे बड़ा रईस, जिसने गांधीवाद के प्रभाव में आकर के अपने घर के, जिसके यहाँ चांदी के चम्मच होते थे उस दौर में, सोने के चम्मच और थाली बाजप्ता और डाइनिंग टेबल पे खाया जाता था, वो डाइनिंग टेबल सब हटवाया, बाजप्ता नीचे बैठ के खाने लगे, और वो सारी चांदी वांदी सब, आज जिसका आनंद भवन भी जिसका डोनेट किया गया है, तो वो व्यक्तिगत तौर पे तो इनको लूट के प्रसंग में नहीं डाल सकते। कांग्रेस का अपना कोई ऐसा इतिहास आप नहीं कर सकते। तो मेरी चिंता ये थी कि इस बात को पलट करके कांग्रेस कितना ले जाती है जनता के पास, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जाने अनजाने पिछली बार उन्होंने जिन्ना की बात करके और मुस्लिम लीग की बात करके सबको पढ़वा दिया, मोदी जी ने ही पढ़वा दिया कांग्रेस का मैनिफेस्टो। अब ये बात करके कांग्रेस की, हम लोगों ने 2-3 टॉक किए, आप कई जगह आपके यहाँ और जगह भी गए, तो 5-7 रख सकते हैं वो खाते में। इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था, लेकिन हम लोगों ने सारी बात की, महिला अधिकार कार्यकर्ता जो बनने वाला है वो ताकत है, ये ताकत है, ये ताकत है, लेकिन फाइनेंशियल सर्वे पे ध्यान नहीं था, जो मोदी जी ने पहले तो ध्यान दिला दिया हम जैसे लोग, अब जनता को दिलाने की जरूरत थी है। अब इसमें यदि कांग्रेस यह समझाने में सफल हो गई कि भैया ये जो पैसा है वो आपसे क्यों लिया जाएगा, आर्थिक सर्वे का अर्थ होता है कि किनके पास ज्यादा है, तो ज्यादा अंबानी के पास है, ज्यादा अडानी के पास है, ज्यादा सिंधिया महाराज के पास है, ज्यादा वसुंधरा राजे के पास है। ज्यादा जिनके पास है वो तो जरूर स्क्रूटनी में आएगा, और स्क्रूटनी आके आप ही के पास आना है। यही तो बात समझानी है। रिडिस्ट्रीब्यूशन हो या ना हो, चुनाव तो बात की चीज होती है। जब ये कनफुकवा हो सकते हैं तो ये, और ये मुझे लगता है कि ये मुझे एक बात की खुशी हुई कि सैम पिट्रोडा ने एक बात कह दी उधर, बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम जो है वो अमेरिका वाला ये लाएंगे। तो ये भी अब समझ रहे हैं कि हमको डिफेंसिव खेलने की जरूरत नहीं है, अमेरिका वाला लाएंगे। तो अब कहते रहे कि कांग्रेस मरने के पहले और मरने के बाद भी आपको लूटेगी। किसको लूटेगी? भारत में सर नोटबंदी का फायदा इनको कैसे हो गया था? क्योंकि लोगों को लगा था कि हमारा पास वाला जो बैठा हुआ, हालांकि संजीव सर वो कांग्रेस ने उस पल्ला झाड़ा है, उसने कहा है कि वो सैम पित्रोदा का अपना सोच है, अपना कहना है। उन्होंने उसका उदाहरण दिया था जिसको सैम पित्रोदा ने खुद ने कहा है कि वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैं बता रहा था कि
यहाँ तो यूएस में तो ऐसा भी होता है कि विरासत जब आप जब नहीं रहते हैं तो आपके बाद बचा हुआ धन इस तरीके से बढ़ जाता है। वो एक उदाहरण दे रहे थे, उसको जिस तरीके से प्रोपोगेंडा होता है वो एक बनाया गया, ऐसा सेम पित्रोदा का कहना, और कांग्रेस तो उससे पलना चाहा। जी, लेकिन उनको डिफेंसिव जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कौन सा वर्ग है, वो वर्ग तो ऑलरेडी बीजेपी को पैसा ये का वोटर वर्ग है जिनके बीच पहुंचना है। और ये बात जानी चाहिए कि कांग्रेस के आने के बाद आर्थिक सर्वे होगा, सामाजिक न्याय तो तभी होता है किसके पास कैसी नौकरियां हैं, किसके पास कितनी जमीन है। हम लोग अक्सर कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास ही भारत सरकार इस देश का सबसे बड़ा जमींदार है। उसके बाद दूसरे नंबर का जमींदार कैथोलिक चर्च है, तीसरे नंबर का जमींदार वक्फ बोर्ड है, और चौथे नंबर पे सब मंदिर मस्जिद मंदिर सब आते हैं। अब इसी को पहुंचा दें। ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में भी आएगा कि अच्छा तो वक्फ बोर्ड के भी जमीन छीने जाएंगे और हमारे पास आएंगे। अब ये मूल मामला होता है मैसेजिंग का। ये चुनाव का जो दौर है, ये सब तो बात सही है कि वो ये अब समझ गए हैं कि अब अफवाह और दूसरी चीजें करने की जरूरत है, तो काउंटर प्लानिंग मुझे लगता है सैम पित्रोदा वाले में भी बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने प्रियंका गांधी को बात करते हुए सुना, राहुल गांधी को भी बहुत रिग्रेट करते हुए नहीं सुना। तो बहुत बचाव में यदि ये नहीं जाए, बहुत ये दुहाई देना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि सोनिया गांधी ने तो अपना ही मंगलसूत्र खो दिया था। बात उससे ज्यादा करें कि भाई हम लोगों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और अभी देने आ रहे हैं। याद करिए इंदिरा गांधी जब प्रिवी पर्स खत्म करने का जब प्रसंग आया था तब तो उनका तो कोर्ट तक से टकराव हो गया था। ये सब उधर ही थे दियाबाती के रूप में, अभी ये कमल के रूप में है, तब दियाबाती के रूप में थे। इनको तो तब पेट में पीड़ा होती है जब इस देश में कोई इक्वलिटी की तरफ, समता की तरफ कोई बराबरी कुछ भी काम होता है, चाहे वो 47 के वक्त हो रहा हो, आप जब जमींदारी उन्मूलन का काम कर रहे हो तब भी इनको दर्द होता है, जमींदारों के साथ खड़े हो जाते हैं। प्रीवी पर्स वाला मसला आता है तो भी जाकर के खड़े हो जाते हैं छोटे छोटे उनके साथ जो बचे हुए उनके पैसे और ये थे। अभी भी इनके पास राजे महाराजे बहुत सारे इनके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात लोगों तक यदि पहुंचती है, पहुंचाई जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इनकी शरारत है उसमें सफल होंगे। एक चीज दिखाई पड़ रहा है वो ये है, अंतिम टिप्पणी में करूं कि टाइट तो है, टाइट हो चुके हैं, ये एहसास इनको हो चुका है कई जगहों पे। अब जैसे देखिए बिहार में एक सैंपल के हिसाब से एक खबर ये भी है कि ये जो 5 सीटों पे सेकंड फेज में चुनाव हो रहा है वहां मोदी जी नहीं आए। बहुत पहले भागलपुर आकर गए वो, लेकिन इधर नहीं आए, जबकि मगध वाले इलाके में हर सीट पर वो गए थे। ये इलाका नीतीश कुमार के हवाले कर दिया गया है। नीतीश कुमार थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उनकी, फिर भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो मोदी जी को यह बात समझ में आ रही है कि हमारी तमाम बकैतियां लोग रिसीव नहीं करते, इसीलिए वो अपने लोगों का कहां किसका इस्तेमाल करना है। और एक अंतिम बात कि बिहार में जबरदस्त आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, ये बात लोगों के ध्यान में जाना चाहिए। पता नहीं पार्टियां क्या कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी आरजेडी क्या कर रही है। आज अखबारों में हेडलाइन खबर बनी है कि सीएम ने चिट्ठी लिखी है जनता के नाम और अपने कामों को गिनाया है और आरजेडी को कोसा है। ये तो पेड न्यूज हुआ ना। ये चिट्ठी तो किसी का प्रचार, चुनाव प्रचार के उसमें उसका पैसा लगना चाहिए। खबर कैसे बन गई? यदि ये खबर बन गई, अखबारों में विज्ञापन की तरह ये चिट्ठी छपनी चाहिए थी, लेकिन सारे चैनल चला रहे हैं और सारे लोग चला रहे हैं सर ये आचार संहिता का जबरदस्त उल्लंघन हुआ है, इस पर तो कम से कम कोर्ट जाना चाहिए और जेडीयू के खाते में ये पूरा पैसा जाना चाहिए, पैसे या फिर सारे अखबारों के ऊपर शोकॉज होना चाहिए कि क्या हो रहा है। संजीव सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो सब खुलेआम हो रहा है। आपने वहां का उदाहरण दिया, तो प्रधानमंत्री ने सतना में हालत खस्ता है तो सतना के सांसद के कामों को गिनाते हुए उन्होंने क्या कुछ किया उनको लेकर चिट्ठी लिखी है वहां की जनता के नाम। तो अब तो ऊपर से वो गंगा जो बह रही है, वो दूषित जो पानी हो रहा है वो ऊपर से ही चला आ रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो आज ये भी देख रहा था, हम जिस सारी चीजों को कहीं पुनः एक फ्लैशबैक में भी जाके कुछ बातें कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि आज प्रधानमंत्री जब सरगुजा में थे, अंबिकापुर में थे, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, तो उन्होंने याद किया, अंबिकापुर को लेकर उन्होंने उद्धृत किया कि जब मुझे 2014 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था, उस वक्त सबसे अंबिकापुर में एक वहां लाल किले का पूरी प्रतिकृति बनी थी, उस पर कैसा बवाल हुआ। तो उनको वो ये सारी चीजें याद आ रही है, बार बार याद करें। उन्होंने अभी यहाँ मध्य प्रदेश से तब भी कुछ तरह इसी तरीके की याद किया। और दूसरी जो आप बात कह रहे हैं कि बहुत ऐसी सीटें हैं
मध्य प्रदेश में जहां बड़ी पक्की सीटें, आज भी कुछ देर बाद उनका भोपाल में भी रोड शो है, जो 1989 से सीट उनके बीजेपी के पास है, ऐसा सब है, यहाँ आ रहे हैं। उनका ये पिछले 10 दिनों में 5वां दौरा है, 5वीं बार टूर पर आज आए हुए हैं। मध्य प्रदेश के 2 लोकसभा क्षेत्रों में हुआ है और तीसरी भोपाल पहुंचने वाले। तो ये देखिए, मैं धनंजय सर आपके पास आऊंगा। ये जो एक झूठ की जो पराकाष्ठा हो रही है, आखिर क्या ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब जनता बहुत सारी चीजें समझ रही है? अब कब तक आपका ये पत्ता चलेगा, जो आप ये जो अभी हम बात अफवाहों की जो कर रहे थे, हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे, क्या अफवाह ये चल पाएगी? अब आपको लगता है देश नहीं समझ पाएगा? फिर ये भ्रम में आ जाएगा कि दीवारों का एक्सरे हो जाएगा, आपके अनाज के जो घर में रहने वाले बर्तन है उसको टटोल लिया जाएगा, उसमें से निकाल लिया जाएगा। किस तरीके की ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक दहशत पैदा की जा रही है? धनंजय सर। अफवाह तो नहीं ही चलती, हमने तो यही सुना कि अफवाह नहीं चलती। गणेश जी दूध पी रहे हैं, ये अफवाह हुई थी। तो कितनी जगह गणेश जी दूध पिए, कितने साल पिए, ये भी आपने देख लिया। वो तो आज भी पी रहे होते गणेश जी, कहाँ पिए? दूसरे दिन पिया ही नहीं। बहुत लोग पिलाने गए, चम्मच से पिया ही नहीं। गणपति ने कहा भागो यार, कहाँ से आके दूध पिलाने के लिए, दूध पिलाने आए हो। हमारे पिताजी के पास कितना दूध आता है, तो दुनिया जहाँ भी शिवलिंग है वहाँ कितना दूध गिरता है। धनंजय जी, लड्डू खाने वाले पिलाइएगा तो कैसे होगा? हाँ, लड्डू खाते। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए संजीव भाई ने भी बोल ही दिया सर। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है किसी के ऊपर। मंगलसूत्र पे बोले या वो पायल पे बोले, कि झुमका पे बोले, कि कनवाली पे बोले, कमरधनी पे बोले, कि बाजूबंद पर बोले, उनको बोलने दीजिए, क्योंकि उनको ये सब खरीदा नहीं है ना, तो उनको बोलने का शौक अभी आ गया है। नीतीश कुमार वाली रास्ते पे वो भी चल पड़े हैं। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहता हूँ, जो नीतीश कुमार को फिर लेकर के आता हूँ, कि जो जाति सर्वेक्षण बिहार में हुआ है ना, वो माइलस्टोन है, उसको हल्के में मत लीजिए। और ये जो जाति सर्वेक्षण हुआ है, और जाति सर्वेक्षण में जातियों की गणना नहीं हुई, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है कि कौन गरीब है, और 33% जो गरीब मिले हर जाति में, हर धर्म में। हिंदुस्तान में 8 धर्म है, 7 अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो खाली इनकी आंखें में एक ऐसा चश्मा लगा हुआ, खाली मुसलमान दिखता है, दाढ़ी और बुर्का, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है इनको, फिर गौन हो जाते हैं वो। तो जो 7 धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक है। फिर जो तमाम लोगों को, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसहर हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, सारे उस 33% में शामिल हैं जिसकी आमदनी 6,000 रुपया प्रति माह से कम है। उसमें एक और चीज हुई है जो नहीं अभी आई है, किसके पास घर है या नहीं है। मोदी जी को तो बिल्कुल इस पे, कांग्रेस को, मैं कांग्रेस का सलाहकार होता तो मैं बोलता बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी। जिसके पास 3 कमरे से बड़ा घर है, या 3 आदमी रहता है, या 5 आदमी का परिवार होता है, उससे घर छीना जाएगा। और देश की जनता भारी खुश होती है। जैसे नोटबंदी याद कीजिए, नोटबंदी में जो बता रहे थे संजीव भाई कि बगल वाला के यहाँ बड़ी पैसा है, डॉक्टर साहब बड़ी पैसा लूटे हैं जी, घरे जाएंगे साले, देखिएगा जाएंगे ही। वकील साहब बड़ी पैसा लूटे हैं, जाएंगे ये। लेकिन कोई नहीं गया। गया कौन? वो गरीब आदमी मरा। तो इसलिए गरीब आदमी को देने की जब से बात की है ना, दरअसल चिंता हो गई है अडानी जी को और अंबानी जी को, और जो इन्होंने प्रीवी पर्स की बात कही, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। कांग्रेस का सबसे बड़ा काम माना जाता है कि संविधान लागू हुआ। दूसरा काम माना जाता है कि जमींदारी प्रथा का अंत किया गया। तीसरा काम माना जाता है कि प्रीवी पर्स खात्मा हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, हर आदमी बराबर हो गया। अब एक जो बच गया था काम, वो राहुल गांधी के जिम्मे। नेहरू ने एक काम किया, दूसरा काम इंदिरा गांधी ने किया, तीसरा काम राहुल गांधी के पास आया। और वो काम ये है, इस देश के हर नागरिक के पास घर हो, हर आदमी के, हर नागरिक के पास स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो, उसके पास इतना पैसा सरकार दे कि वो आराम से बैठ करके खा सके, किसी के सामने किसी मंदिर बनाने की जरूरत ना पड़े कि जाकर के वहां भीख मांगे कोई आदमी, है ना। ऐसी नौबत ना आए। अगर सोचिए, बिहार में भी नीतीश कुमार ने कहा था नीतीश कुमार बीमार पड़ेगा, नीतीश कुमार फलाना होगा, इसलिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं उस समय भी याद कीजिए संजीव जी, मैं बार बार तारीफ मैंने की थी कि वो 33% मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है कि 33% आबादी, लगभग 95 लाख परिवार है वहाँ संजीव भाई। 95 लाख परिवार का मतलब कम से कम 5 करोड़ के आसपास लोग। 5 करोड़ लोगों को, या उतने लोगों को 2 लाख रुपया प्रति परिवार देने की बात की थी नीतीश कुमार ने, कि हम प्रति परिवार 2 लाख रुपया देंगे स्वरोजगार के लिए।
राहुल गांधी ने कहा कि प्रति परिवार हम महिला को, वही महिला ऐड कर दिया, हम प्रति परिवार महिला को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, 8,333 रुपया महीना। कोई छोटी मोटी घटना है क्या? 5 किलो अनाज देते थे, झोला छपवा रहे हैं, हर जगह वही बोल रहे हैं। अडानी को किसने दिया, कितना दिया, कभी बोला किसी ने? सुना? मैंने तो नहीं सुना। आपने सुना हो तो बताइए। अडानी को कितना दिया हमने, अंबानी को कितना दिया, बाबा रामदेव को कितना दिया? अभी बाबा रामदेव का सब पाप निकल के आ रहा है ना, मवाद सब निकल के आ रहा है कोर्ट में, जाके देखिए, सब कोर्ट में मवाद निकल रहा है, नाले से बह रहा है मवाद। और रोज माफी मांग रहे हैं, जनता से जगह जगह माफी मांग रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों में छपा है, माफी मांगना पड़ रही, मतलब जो उनका एक जो वो था गुरूर था, वो टूट चुका है, वो दिखा दिया। नहीं, इनका गुरूर नहीं टूटता है सर, जिनका गुरूर होता है वो टूटता नहीं है। रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई कहावत इसलिए बनी है, इनका गुरूर टूटता नहीं है। हम ऐसे लोगों को खूब बढ़िया से जानते हैं, हम जिस गांव से आए हैं ना, जिस समाज से, वहां सामंतवादी लोग जीते हैं। वो रस्सी जल गई ऐठन नहीं टूटी इसीलिए है। इनको जब तक जेल में बंद नहीं करेंगे ना, तब तक इनका पूरा नहीं होगा। अभी देखिए क्या क्या होता है। इनको भी डर लग रहा है जेल जाने से, क्योंकि राहुल गांधी की एक और बात मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर भगोड़ों को लेंगे फिर अपनी पार्टी में, तो हम लोग फिर ऐसे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे जैसे आज बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। आप भगोड़ों को भगाइए, जिसका ईमान नहीं है, जिसके पास रीढ़ नहीं है, उसको नेता कैसे बना दिया आपने? अभी जो कुम्हानी या क्या नाम है उसका, सूरत का, जो भाग गया पूरे खानदान के साथ, क्या है ऐसे? ये ऐसे लोगों के साथ आप देश चलाओगे? जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो ऐसे लोग चल रहे थे? ऐसे लोग तो माफी मांग के कहीं और बंद बैठे थे। तो मैं कहूंगा 33% को याद रखना है, और ये 33% से इनको डर लगता है, क्योंकि 33% गरीब और 18% या 15% मुसलमान, तो 33 और 8 15 जो है 48% होता है। अब बताइए 48% जिसके साथ खड़ा हो, कौन हराएगा उसको? एक आध नाम लीजिए, हरा देगा कोई? अंबानी जी हराने आएंगे, कितना भी पैसा बांट दे, हारेगा? नहीं हारेगा। तो इनको इसलिए डर लग रहा है कि एक बार ये आ गया, इन्होंने 73 पेज का अपना संकल्प पत्र, अमित शाह का एक भाषण सुनिए, हमने संकल्प पत्र निकाला है। तो संकल्प पत्र पे बोलो ना यार, 73 पेज का है, 73 सभाओं में बोलो संकल्प पत्र पे, रटा दो हम लोगों को, हम लोग भी रटना चाहते हैं कि 73 पेज में क्या क्या लिखा हुआ है। 36 पेज को, 36 नहीं 43 पेज है, 43 या 42 पेज को क्यों पढ़ रहे हो, 46 पेज को? और उसमें भी जो पढ़ रहे हो वो तो बड़ा क्लियर स्पष्ट में लिखा हुआ, कुछ घुमाव फिराव नहीं है। लिखा हुआ है कि हम 33% परिवारों को, मतलब जो गरीब परिवार है उसको 1 लाख रुपया देंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे नौकरियों में। बिहार में ये है, बिहार में महिलाओं को 50% नौकरियों में आरक्षण है। इस बार जो टीचर की बहाली हुई थी उसमें 52% महिलाओं को नौकरी मिली। इनको महिलाओं को घर में बिठाना है, वो महिलाओं को बाहर लाने की बात कर रहे हैं। तो इनको इससे डर लगता है, इनको इस बात से डर लगता है कि महिलाएं मूर्खता से पुरुष बाहर आ जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो इनके मंदिर में घंटा कौन बजाएंगे? इनको चिंता इस बात की है, क्योंकि अम्बेडकर तो कहते हैं घंटा बजाने की जरूरत नहीं है, अम्बेडकर तो कहते हैं पढ़ने की जरूरत है। और ज्योतिबा फूले कहते हैं कि शिक्षित होने का मतलब ये है कि आप सही और गलत का फर्क करना सीखो। शिक्षा सही और गलत के फर्क करने की शक्ति देती है। तो जो शिक्षित इस देश में बैठे हुए हैं सवर्णवादी बन करके, सवर्णवादियों के हिस्से में जो राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि 90 सेक्रेटरीज में से 87 वही है, वही देश का भाग्य तय कर रहे हैं। आप भले संख्या में जाते हो, लोकतंत्र में तो संख्या बल होता है, तो लोकतंत्र में संख्या बल है, तो यहाँ तो मोदी जी बन गए 303 सीट ला करके। इंटायर पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने खाली ग्रेजुएशन किया है, बाकी ना नावेद भाई ने किया, ना संजीव भाई ने किया, ना अनिल सिन्हा भाई साहब ने किया, ना आपने किया, ना मीनू जी ने किया, मैंने भी नहीं किया। तो इंटायर पॉलिटिक्स साइंस में तो और भी लोगों को करना चाहिए था। तो ये जो है डर लग रहा है इनको, इसलिए डर लग रहा है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और वो बड़ा भयावह है। तो वो तरह तरह, देखिए ना, सब लग गए हैं, आदित्यनाथ लग गए हैं, मोदी जी लग गए हैं, वो अमित शाह जी लग गए हैं, चिंगू मिंगू पिंगू इंगू सब लग गया है, सब झूठ परोस रहा है ना? तो इंगू मिंगू चिंगू को ये नहीं पता है कि अभी इंगू मिंगू चिंगू अभी सेकंड चरण के बाद अभी नया शुरू होगा, एक और अभी आने वाला है थर्ड चरण में। ये चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं ये। और ये जो इनहेरिटेंस ये टैक्स की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले तो यही लोग तो कर रहे थे। जीएसटी कौन लाया? यही तो लेके आए हैं। यही तो कह रहे हैं कि बैंक के सारे काम करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। पहले तो नहीं लगता था, अभी तो ट्रांजेक्शन कितना है उस पर पैसा, बैंक में जमा करने जाओगे नकदी नोट तब पैसा, ये करने जाओगे तब पैसा, हर बात पे पैसा।
कुछ नहीं जाओगे तो भी पैसा। कितना करोड़ रुपए आपको पता है कि बैंकों में न्यूनतम रकम रखने के एवज में कितना बैंकों ने जुर्माना वसूल किया है? कई 21,000 करोड़। मैं शायद अगर गलत नहीं हूं तो 21,000 करोड़ छोटी रकम है। 6,000 करोड़ 12,000 करोड़ का इलेक्ट्रोनल बॉन्ड हुआ तो हंगामा मचा पड़ा है। उसमें भी ले लिया था उन्होंने, उसमें ही बैंक ने पैसा ले लिया था। भारत हमारा जो आपका हमारा गाड़ी का गरीब लोगों का पैसा है। ये कांग्रेस को उठाना चाहिए। ये जो 21,000 करोड़ रुपया जो जमा किया है, ये सारे गरीब लोगों का पैसा है जो अपना न्यूनतम उसमें मेंटेन नहीं कर सकते। 1,000 रुपया गांव के बैंकों में, 3,000 रुपया सरकारी बैंकों में, जो शहरों के बैंक है उनका पैसा है। जो 10,000 रुपया प्राइवेट बैंकों में मेंटेन नहीं कर सके उनका पैसा है। उनका पैसा तो कौन, किसका पैसा? अंबानी का पैसा है। ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। अरे मंगलसूत्र के लायक आज देश की आबादी को रहने कहाँ दिया? 73,000 रुपए 10 ग्राम सोने का दाम है। मैं तो नहीं खरीद सकता, आप लोग खरीद सकते हो तो अमीर आदमी हो आप लोग। लेकिन अभी तो हालत ये है कि सबसे ज्यादा सोना रख करके कर्जा लिया लोगों ने, पर्सनल लोन लिए इन लोगों ने। ये देश का डेटा बता रहा है। ये डेटा तो लाते नहीं। अब देखिए जनगणना नहीं करा पा रहे हैं तो बाकी डेटा क्या लाएंगे? जनगणना के आधार पे पीडीएस होता है, योजनाएं बनती है देश में, सब ठप कर दिया है, सब मंदिर के हवाले कर दिया है। लेकिन चूंकि मंदिर नहीं चल रहा है तो अब बोल रहे हैं हमारा एक ही तो घर था मंदिर, वो भी नहीं चलेगा। मंदिर में भी लोग नहीं आएंगे भजन कीर्तन के लिए तो हमारा होगा क्या? हमारे बच्चों का होगा क्या? इनको टेंशन इस बात पे हो गया। और बिल्कुल राहुल गांधी जो बात, लास्ट बात बोल रहा हूँ, तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, अब एक बेचारा थक गया हुआ आदमी, मैं ये भी महसूस करता हूँ। संजीव भाई कई बार बोलते हैं कि राहुल गांधी पे बोलने के लिए बार बार हमको क्यों खड़ा कर देते हैं, लेकिन मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। संजीव भाई, राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा ये किया। एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, कहीं कहीं का भाषण था वो। उन्होंने कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। बड़ा टची लाइन थी वो, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो दोहराया इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी की, मोतीलाल नेहरू की बात कही, जवाहरलाल नेहरू की बात कही, इंदिरा गांधी की बात कही, वो सब क्या है? कहीं एक आप उदाहरण दूसरा लेके आओ। बीजेपी भी एक उदाहरण लेके आए, देखिए हमारे ऐसे है, तो सारंगी जी का उदाहरण लेके आएंगे। अरे तो वैसे तो कांग्रेस 2-4 लाख लोगों को ला देगा। तो ये खुली देखिए, किसानों को एमएसपी पे गारंटी, एमएसपी पे कानूनी गारंटी देने की घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने। इनको इस बात से चिंता है कि अगर एमएसपी पे कानूनी गारंटी हो जाएगी तो अडानी जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसका क्या होगा? जमीनें जब किसानों में बांट दी जाएगी, भूमि सुधार पे बात होगी, जान लीजिए। ये राहुल गांधी ने बात नहीं की लेकिन ये बात आएगी। और नीतीश कुमार, आप याद है संजीव भाई, मणि जी ने कहा था कि नीतीश कुमार का पहला यही था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो बिहार में भूमि सुधार लागू करूंगा। लागू नहीं कर पाए क्योंकि ढेर सारे अवरोध है। जब सवर्णवादी शक्तियों के साथ रहेंगे तो अवरोध आएगा, लेकिन जब इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी तो भूमि सुधार भी लागू करेगी। अब कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है, कि कांग्रेस को इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस का जो बुरा होना था हो गया। अब जो निकलेंगे लोग वो जेन्युइन नागरिक निकलेंगे देश को, जिनको संविधान ने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की जिसके लिए बात कही है। आप बताइए कि इस देश में चुनाव लड़ना आसान है? संविधान में कहा गया हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, राजनीतिक भागीदारी कर सकता है। लड़वाइएगा चुनाव, चुनाव लड़िएगा। 8 लोगों को धमका के वापस ले दिया टिकट। हम सुनते थे पहले कि गांव में जो है किसी अगर चुनाव पोस्टपोन कराना होता था तो निर्दलीय फिरदलियों को मरवा देते थे। हमारे इलाके में, बिहार में ऐसी घटनाएं बहुत होती थी। तो निर्दलियों की रक्षा की जिम्मेदारी जो है उन बड़ी पार्टियों की होती थी कि इसको बचाओ, ये मारा जाएगा और हमारा चुनाव कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो अब बैठ करके जा करके पुलिस ऑफिसर भेजते हैं, नेता जाते हैं, गुंडे जाते हैं। तो सिनेमा के वो सीन है कि वो रखा हुआ है बैग और एक पिस्तौल रखी हुई है। वो बेचारा एक आया है, पकड़ के लाया गया, यही है, इसी का घर है सर। अच्छा, तो बोलता है कि भाई देखो हम गलत आदमी नहीं है, हम तुम्हारा लेंगे नहीं, ये पैसा ले जाओ अटैची, हम नहीं चाहते अपना गोली खर्च कर दो, ये अटैची लेके चले जाओ। और बेचारा वो घबराया हुआ अटैची लेके चला जाता है, नहीं जा पाता है तो एक गोली चलती है और वो मर जाता है और आता है कि अरे एक गोली बर्बाद करनी पड़ी हमको। तो ऐसी देश में क्रिएट हो गई है, सिनेमाई स्थिति क्रिएट हो गई है। ये सबसे दुखद बात है। सिनेमा सच हो जाए तो सत्य की विजय होती है, वहां जाना है सिनेमा को। लेकिन ये बीच वाले जो है ना, प्री क्लाइमेक्स वाला चल रहा है। तो प्री क्लाइमेक्स के बाद, प्री क्लाइमेक्स में कौन मारा जाता है ध्यान रखिएगा। प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स में मारा कौन जाता है? प्री क्लाइमेक्स आएगा तीसरे चरण के बाद, और देखिएगा फिर कैसे कहानी बदलती है। अभी बहुत कुछ होना।
कहानी कैसे बदली। मैं बहुत छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा सभी से एक अंत में, कि बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है। ट्रेलर तो ठीक है, क्या फिल्म डिब्बा बंद हो रही है, हम ऐसा मान लें, जो सब कुछ जितना भय अब पूरे का पूरा वो दिखलाई पड़ रहा है। अनिल सर, छोटी छोटी टिप्पणी सभी से एक इसी पे, कि क्या फिल्म अब डब्बा बंद होने वाली है, ट्रेलर पे ही खत्म हो रहा है मामला, ऐसा मान लिया जाए। अनिल सर। धनंजय भी बहुत विस्तार से हम लोगों की बात उसने कह दी है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो बताया प्री क्लाइमेक्स वाला, उससे मैं सहमत हूँ। अभी जो आएगा, दो चरण जो आएंगे, जो बाकी फेजेज में, उसमें आपको और भी लगेगा कि ये कैसे, मतलब इनकी हालत कितनी खराब है। और हमको लग रहा है कि रिस्पॉन्स नहीं है लोगों का, जिस तरह से लोग उनका जो बोल रहे हैं। राहुल गांधी की मीटिंग्स का आप देखिए, जितना रिस्पॉन्सिव है, जिस तरह से लोग उनको उत्साह से भागीदारी कर रहे हैं मीटिंग में, वैसी भागीदारी, वैसा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा नहीं है, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज और सब नहीं आता, ध्वनि नहीं उठती, वो जो बार बार कहने नहीं आती। लेकिन एक चीज खाली दोहराऊंगा, वो कई जगह मैं बोला भी हूँ, कि जब हिंदू मुसलमान या पोलराइजेशन का मामला आता है ना, तो एनर्जी लेवल जो है प्रधानमंत्री का देखने लायक है। लेकिन नीचे से रिस्पांस फिर भी नहीं आ रहा है वैसा जो रिस्पांस आया करता है। उस समय उनका रियल सेल्फ जो है, उनका असली मतलब अंदर से वो डिविसिव है, और वो दिखाई देता है उनका एनर्जी। बाकी जब बोलते हैं तो बड़ा डल टाइप चल रहा था, लेकिन ये 2-3 दिन से उनका एनर्जी लेवल एकदम हाई हो गया है, क्योंकि बेसिकली एक कॉमनल और डिविसिव प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए आपको वो ऐसा ही है। लेकिन वो धीरे धीरे और एक्सपोज होंगे, ऐसा लग रहा है। जी जी, मीनू जी और एक्सपोज हो गए। साथ में आप अपनी टिप्पणी इसी पे जो मैंने कहा कि क्या आप पा रही हैं जी मीनू जी? अरे अनम्यूट कीजिए। मैं अपनी टिप्पणी इस विषय पे के बजाय एक जानकारी दे दूं दर्शकों को, कि जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि मोदी सरकार में पूर्व वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने 15 मिनट तक करीब भाषण दिया है इनहेरिटेंस टैक्स, जिसके बारे में हो हल्ला मचा है दोबारा से। अभी वो 50% इनहेरिटेंस को लगाया जाना चाहिए, इस पे उन्होंने लगातार भाषण दिया, और उस भाषण की उन्होंने क्लिपिंग भी लगाई है। और रही बात जो कि इनसे लूट के उनको दे देंगे या एस्टेट ड्यूटी लगाएंगे, इनहेरिटेंस लगाएंगे, तो ये भी जानकारी, ये तो फैक्ट भी है और जानकारी मुझे भी थी पहले से, लेकिन उन्होंने कही है कि 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय में ये एस्टेट ड्यूटी, यही विरासत की, ये वहां अबॉलिश कर दी गई थी। तो आप किस तरीके से खुद आपका हाथ खून से रंगे हुए हैं और दूसरे को आप बता रहे हैं। तो उसमें पूछा गया है कि मोदी जी इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप ही के वित्त मंत्री बोल रहे थे इनहेरिटेंस लगाया जाना चाहिए 50%, और काफी पुरजोर तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। तो दर्शकों से निवेदन है कि उस वीडियो को भी देखें जो जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, और भी आ भी जाएगा आपके व्हाट्सएप पे और सब जगह पे। जी नावे सर, आपकी भी छोटी सी टिप्पणी जो हम बात कर रहे थे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के हर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितने भी उनके इशारे हैं या डायरेक्ट जो कह रहे हैं, उनका एक मंशा है ध्रुवीकरण, और ध्रुवीकरण से ही वो मेजॉरिटी ला सकते हैं। फर्स्ट फेज में ऐसा नहीं दिखा है कि कोई ध्रुवीकरण होने जा रहा है। जमीनी मुद्दों पे और जाति की तरफ सिमटता हुआ ये चुनाव दिखाई दिया है, और अगर यही रहा तो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। भाजपा के लिए चुनाव जीतना से काम नहीं चलने वाला। भाजपा को एक प्रचंड बहुमत चाहिए है। क्यों? उसकी वजह मैं बहुत कम समय में बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि अगर बहुत बस 5 सेकंड में, अगर भाजपा अकेले 272 सीटें लाती है या उसके अंदर रहती है, तो एनडीए का जो कुनबा है वो उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, जयंत चौधरी जैसे लोग हैं, राजभर जैसे लोग हैं, और दूसरी बात है कि अंदर कहीं ना कहीं बगावत हो जाएगी। इसलिए वो ध्रुवीकरण के चलते हुए चाहते हैं कि भाजपा ही मेजॉरिटी में रहे, उनके साथियों पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए उनके हर इशारे के पीछे सिर्फ हिंदू मुसलमान है। जी संजीव सर, आपकी टिप्पणी। मैं भी बिल्कुल नावेद जी से सहमत हूं। इतना जो टफ फाइट मिल रहा है उनको, और स्थानीय मुद्दों से ज्यादा घिरे हुए हैं, समीकरणों से घिरे हुए हैं, जातीय आधारों से घिरा हुआ, जो सैचुरेशन जहां पहुंच गए थे वहां से नीचे अब आना, इससे डरे हुए हैं। तो 370 से का उत्साह नहीं, 270 का डर है। 272 तो मतलब 50 और 40 तो छोड़िए, 272 से जैसे ही नीचे जाएंगे
70 भी आ गए, 270 से डर रहे हैं वो, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो मोदी अमित शाह का तो मिनिमम पैकिंग मान के चलिए, और बाकी चीजें राजनीति में हम लोग फिर से 89 और 77 वगैरह वाला थोड़ा सा दौर देखेंगे, हम लोगों के लिए बड़ा रोचक हो जाएगा। जी तो वो जो है बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बिल्कुल आपका इशारा साफ है कि वो उस और बढ़ रहा है। धन्यवाद सर, आपने बहुत तफसील से कहा, यदि और भी आप एक आध लाइन 2 लाइन में कुछ करें तो खत्म करेंगे हम, प्लीज अगर आपको कुछ कहना है। देखिए, ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने आए थे 2014, याद कीजिए, और अभी कांग्रेस के बिना इनका भाषण समाप्त ही नहीं होता है। भाषण शुरू कांग्रेस से होता है, समाप्त कांग्रेस से होता है। इससे पता लग रहा है कि पूरे देश में ट्रक भर के ले रहे हैं, वो ट्रक भर के लिया जा रहा है हर तरफ की, आ जाओ कांग्रेस ही आ जाओ। वो अच्छा, कांग्रेस वो जो है भारतीय कांग्रेस पार्टी हो गई, ये भी कहीं उन पे कटाक्ष किए जाने लगा, उनकी चुटकी ली जाने लगी। जी एग्जैक्टली। और देखिए कि और भी पार्टियां हैं जिसपे कोई कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, केवल ये अपने ऊपर भी, बीजेपी के ऊपर भी नहीं बोल रहे हैं हमने क्या क्या बड़ा काम कर दिया, कांग्रेस पे खाली बात कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि कांग्रेस मुक्त हुआ या कांग्रेस ग्रस्त हुआ। ये कांग्रेस ग्रस्त बीजेपी बना दी है। जी बिल्कुल। एक शानदार चर्चा के लिए अनिल सिन्हा सर, नाविद सर, मीनू जी, संजीव जी और धनंजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमारे दर्शकों तक एक शानदार पूरा का पूरा जो इस समय दृश्य, उसमें क्या कुछ आगे पीछे उसमें संभावित है या क्या उसके पीछे के रेपरकेशन है, उस पर प्रकाश डाला। तो ये थी आज की चर्चा, जिसमें बहुत साफ निकल कर आया पैनलिस्टों की ओर से कि बीजेपी, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, उनके पूरा का पूरा घटक दल एनडीए बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। जो उन्होंने खुद का जो बुना जाल था प्रधानमंत्री जी द्वारा या अमित शाह द्वारा या उनके घटक दलों द्वारा, उसमें ये पूरा का पूरा चुनाव फंस और उलझ गया है। और अब जो अगले चरण आने वाले हैं, उन चरणों में कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ जाने वाली हैं। और पूरा का पूरा जो 4 जून का जो नतीजा संभावित देख रहे हैं, वो कहीं 89 और 77 के से दृश्यों को दिखला सकता है, बतला सकता है। देखिए जो आएगा वो वक्त 4 जून पे सब और स्पष्ट हो जाएगा। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये कमेंट जरूर कीजिए कि चर्चा आपको कैसी लगी, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।